नमस्कार साथियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज में उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। हिंदी की रीढ़ कहे जाने वाले 4 टॉपिक्स में से, 4 प्रकरण में से एक महत्वपूर्ण प्रकरण है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के। ये 4 प्रकरण हिंदी की रीढ़ कहे जाते हैं, जो कि शब्द निर्माण के प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर हम हिंदी में नए नए शब्दों के निर्माण की बात करें तो ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं, संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय। तो आज हम उसमें उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा यहां पर करेंगे। तब तक आप इस सत्र को शेयर कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है या नहीं। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, तो आप बता दीजिए जरा कि आवाज आ रही है या नहीं। चलिए, ये मैंने देख लिया है, आवाज तो आ रही है। और जो भी क्वेरीज हैं एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से समस्याएं आ रही थी। तो ये उपसर्ग का प्रकरण है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, उपसर्ग के प्रश्न उत्तर करने से पहले हम लोग एक बार यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि उपसर्ग है क्या। बहुत बेसिक जानकारी है, 2 ही मिनट में हम इसको देखेंगे। देखिए, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप का मतलब होता है पास और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या निर्माण। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की सृष्टि या निर्माण करने वाली शब्द। प्रारंभ में जुड़कर, तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, उपसर्ग शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द सार्थक होते हैं, जबकि उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। वो जिस भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उनके जैसे, उनके हिसाब से अपना अर्थ बदल लेते हैं, या कोई नया ही अर्थ वो शब्द पूरा देने लग जाता है। इसलिए ये शब्दांश कहलाते हैं। हालांकि हम इनके अर्थ की चर्चा करते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि उप, ये भी एक उपसर्ग ही है, संस्कृत का उपसर्ग है उप। इसका अर्थ मैंने बताया कि इसका मतलब होता है पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस वाले शब्द के साथ जुड़ करके ऐसा बता रहा है कि इसका एक अर्थ पास भी है, पर इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, क्योंकि ये बदल लेता है अपने अर्थ को। ठीक है, तो ये शब्द ना होकर के शब्दांश होते हैं, और शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हिंदी में शब्द ही एक ऐसी सबसे छोटी इकाई है जो सार्थक होती है। इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उनके हिसाब से अर्थ बदल लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कि संधि और संयोग की प्रक्रिया के द्वारा ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि संधि की प्रक्रिया, क्योंकि हमने बोला अभी कि हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण के केवल 4 तरीके हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें संधि भी एक तरीका है। संधि में क्या होता है, 2 वर्ण पास आते हैं और वर्ण परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो नया शब्द बनता है वो संधि युक्त शब्द कहलाता है, और ये प्रक्रिया जो है वो संधि की प्रक्रिया कहलाती है। और संयोग की प्रक्रिया में 2 वर्ण पास तो आते हैं, पर उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 2 शब्द भी पास आते हैं, पर वर्ण परिवर्तन न होने के कारण वो प्रक्रिया संयोग कहलाती है। तो उपसर्ग में संधि और संयोग दोनों से ही बनते हैं। हम जब पढ़ेंगे अभी, तो जैसे देखिए यहाँ उप और सर्ग मिलकर के दोनों बिल्कुल बस शिरोरेखा से जुड़ गए, कोई वर्ण परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब ये संयोग हुआ है। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई शब्द जोड़ते, जैसे एक शब्द ले अपन, प्रत्येक शब्द है। ठीक है, एक शब्द हमने ये ले लिया प्रत्येक। अब जब हम इसको अलग करेंगे तो ये शब्द बनेगा, अलग अलग करने पर 2 शब्द जो बनेंगे, प्रति प्लस एक। अब यहां पर ये एक है, वो तो शब्द है, संख्या का एक तरह से बोध करा रहा है, और ये प्रति जो है ये उपसर्ग है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। पर यहां पर इस एक के साथ मिलकर के ये नया शब्द, यहां वर्ण परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब यहां पर संधि हुई है। और क्योंकि संधि होने से नया शब्द बनाए, कहने का मतलब यह संधि और संयोग की प्रक्रिया से नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो जहां संयोग होता है वहां तो हम उपसर्ग को
अलग से निकाल लेते हैं। लेकिन जहां संधि की प्रक्रिया होती है वहां हमें संधि के नियमों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि हमें पता लगे कि इस प्रत्येक में ये यण संधि की वजह से प्रति उपसर्ग इधर निकल जाएगा और एक जो शब्द है वो अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गई इनकी सामान्य जानकारी की उपसर्ग होते क्या हैं। और अब बात करते हैं हम उपसर्ग के प्रकारों की। तो उपसर्ग के 4 प्रकार माने गए हैं। उपसर्ग के इन 4 प्रकारों में संस्कृत के उपसर्ग 22 माने गए हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं 2 प्रकार, ये हो गए, ठीक है। एक तो हो गए संस्कृत के, दूसरे हो गए हिंदी के। तीसरे जो उपसर्ग होते हैं उनको अव्यय मूल रूप से अव्यय कहा जाता है, पर वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, तत्सम उपसर्ग ही कहे जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल बारीक तरीके से नजदीक जब प्रश्न आता है कि इसमें संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, तब हमको इनका ध्यान रखना है कि मूल रूप से अव्यय है, वो संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग की तरह प्रयुक्त जरूर होता है। इसके अलावा चौथा प्रकार वो है विदेशी उपसर्ग। इसमें विदेशी भाषाओं के उपसर्ग आते हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और भी बहुत सारी भाषाएं सामान्य रूप से परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि संस्कृत के उपसर्ग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ जुड़ेंगे और अव्यय भी हमेशा तत्सम शब्दों के साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए आपको तत्सम और तद्भव और विदेशज शब्दों की जानकारी होना जरूरी है। हिंदी व्याकरण के टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है, अलग नहीं कर सकते आप उनको, ठीक है। और हिंदी के उपसर्ग हमेशा हिंदी के तद्भव शब्दों के, हिंदी के मतलब तद्भव शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आपको तद्भव शब्दों की पहचान होगी तो आप पता लगा पाएंगे कि एक शब्द है जैसे अनपढ़, मान लो मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर आपको अनपढ़, तो यहां देखिए ये अनपढ़ में कोई पूछेगा कि इस शब्द में कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप इस शब्द को अलग करके पता लगाएंगे कि अन तो उपसर्ग है और पढ़ शब्द जो है वो तद्भव है, इसलिए यहां पर तद्भव के साथ में तद्भव शब्द ही लगेगा, यानी ये हिंदी का उपसर्ग है। और संस्कृत का जब ये उपसर्ग या अव्यय कुछ होता है तो यहां पर आता है हलंत, लेकिन अनपढ़ में हलंत नहीं है। पढ़ हिंदी है तद्भव, क्योंकि ये पट धातु से बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के उपसर्गों की हम चर्चा हमने कर ली है। अब आते हैं हम इसकी प्रश्नोत्तरी पर, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लग रहा है अब आपको ये चीजें बिल्कुल आवाज आ रही है आपको, ठीक है, ओके। चलिए, तो आवाज आ रही है, तो अब ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हमने चालू कर दी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आगमन शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। आगमन, बहुत सरल प्रश्नों से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको, और ये आगे थोड़े टफ भी होंगे, संधि संयोग दोनों चीजों को हम यहां देखेंगे। अब देखिए आगमन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न सरल है, लेकिन ये पीएसआई मोटर वाहन 2022 की परीक्षा में आया हुआ है। आज जितने भी प्रश्न हम कराएंगे वो सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में हाल ही में आए हुए हैं, पुराने भी हो सकते हैं, पर परीक्षाओं के प्रश्न हैं। आप स्तर देखिए इनका, सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन हमको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। आप उत्तर भेजिए इसका। चलिए, तो मैं देख लेते हैं हम लोग कि जैसे आगमन शब्द में, अब देखिए आगमन शब्द है, एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि उपसर्ग अगर आप कर रहे हैं तो संधि की जानकारी तो होना जरूरी है ही, उसके अलावा बहुत ज्यादा जानकारी ना भी हो तो भी आप उपसर्गों की शक्ल अगर आपने ढंग से देखी है, उपसर्गों की शक्ल आपने ढंग से देखी है कि भाई संस्कृत के जो 22 उपसर्ग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट को आप 2, 3, 4 बार ढंग से पढ़ेंगे कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार कोई परा नाम का उपसर्ग भी इसमें आता है, कोई परी नाम का उपसर्ग भी इसमें आता है, कोई प्रे नाम का उपसर्ग भी इसमें आता है। और अगर इसी में उन्होंने ऐसे जोड़ दिया पर, तो आपको पता चलेगा कि ये पर जो शब्द है, तो पर शब्द अब हिंदी में भी चलता है और ये अव्यय भी है, दोनों ही है। देखिए ये पर शब्द जो है, पर, अब जैसे शब्द आया पर काज, तो यहां पर काज शब्द जो है वो कार्य का तद्भव है, ठीक है। तो यहां पर ये शब्द क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। और अगर ये आ गया ऐसे परोपकार, परोपकार, तब आपको याद होगा कि ये पर प्लस उपकार और उप संस्कृत का है, तो यहां पर आप इसको अव्यय मानेंगे। पर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। यहां भी पर का मतलब दूसरा ही होता है, लेकिन काद शब्द के साथ जुड़ा है तो इसका मतलब ये इसका तद्भव रूप आया है, और यहां पे अगर ये जुड़ा है तो ये इसका तत्सम रूप आया है। पर आपको ये पता चला कि ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, या तो हिंदी का उपसर्ग है या ये अव्यय है।
क्लियर है। अब इस तरह, सॉरी अव्यय है, हिंदी का उपसर्ग में नहीं आता ये, हाँ हिंदी में आता है, जैसे पर पोता, पड़ पोता, इसका पड़ बन जाता है पर पोता, परदादा, हाँ परदादा। जैसे एक शब्द आया परदादा, तो अब दादा शब्द तो का हिंदी का है, यहां पर ये हिंदी का माना जाएगा, अव्यय भी हो गया, हिंदी का भी हो गया। क्लियर है। तो ऐसे आपको इनकी शक्ल जब याद रखेंगे तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने संस्कृत के उपसर्ग देखे हैं तो आपको यह पता चलेगा कि आगमन शब्द तत्सम संस्कृत का है, तो आग संस्कृत में कोई उपसर्ग नहीं होता और अग भी नहीं होता, तो दो ऑप्शन तो यहीं एलिमिनेट हो गए। अब आपको इन दोनों में से ही आंसर देना है, तो आपको पता है कि आगमन में आ और गमन को अलग करेंगे तो आ निकल के आएगा, सिंपल आंसर है। जल्दबाजी में हम लोग इनको गलत कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से बना है। ये भी पीएसआई मोटर वाहन 2022 में आया है। कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बना है, यानी कि ऐसा शब्द देखना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे ऐसे सवालों को हम लोग करें। चलिए मैं शेयर कर देता हूं एक बार इसको, तब तक आप आंसर करिए इसका। चलिए ये देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय, तो आपको उपसर्ग तो चलो पढ़े होंगे, प्रत्यय भी पढ़े होंगे, इस तरह के मिक्स सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है उपसर्ग के अलग ही आए। तो जब आप इस शब्द को अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्व प्लस राज, ठीक है। अब सुराज भी होता है, एक शब्द होता है सुराज। अब सु और स्व ये दोनों ही जो है उपसर्गों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है दोनों तत्सम शब्द ही, लेकिन सु जो उपसर्ग है वो सु और स्व ये दोनों उपसर्ग, लेकिन उपसर्गों की श्रेणी में कौन सा आता है, अव्यय की श्रेणी में कौन सा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सु स्व उपसर्ग अव्यय में आता है और ये सु जो है वो संस्कृत के उपसर्ग में आता है, ध्यान रखना है। यहां स्व प्लस राज से बनेगा तो यहां तो केवल उपसर्ग ही उपसर्ग है, प्रत्यय तो यहां है ही नहीं। इस वाले शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो यहां आप देखेंगे कि प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, ये तीन शब्दों से बना है। शक्तिमान शब्द को जोड़ेंगे तो यहीं तो बता देता हूं, शक्ति और मान अलग हो जाएगा। निकम्मा में नी और कम्मा, कम्मा का मतलब कमाई या कमाना से है ना, तो यहां पे केवल उपसर्ग है नी, ठीक है। यहां शक्ति और मान दो शब्द हैं, कोई उपसर्ग ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें उपसर्ग और प्रत्यय चाहिए तो केवल एक विकल्प बचता है जहां पर एक उपसर्ग और एक प्रत्यय नजर आता है। लेकिन अब आपको ये ध्यान भी यहां पे रखना है कि ये उपसर्ग और प्रत्यय है, लेकिन ये प्राक मूल रूप से संस्कृत का तत्सम उपसर्ग नहीं है। ये तत्सम तो है पर ये अव्यय है, अव्यय है, उपसर्ग नहीं है। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछे कि इसमें ये अव्यय है या उपसर्ग है, तो अव्यय है, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है, आंसर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पीएसआई मोटर वाहन 2022 में आया है, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, बताइए परामर्श में कौन सा उपसर्ग है। चलिए देखिए, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, पे, परा, परी, पर। ऐसे शब्दों को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंफ्यूजन की स्थिति कहां आ रही है, परा और पर में आ रही है ना। कई बार बच्चे यहां पे परा उपसर्ग कर देते हैं, कई बार पर उपसर्ग कर देते हैं। अब ऐसे शब्दों को, इसका मतलब यहां पर और परा में कंफ्यूजन है, तो पे को हटा दीजिए और परी को हटा दीजिए, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो ऐसी स्थिति में बाद वाले शब्द को आप देखिए, जैसे यहां पर मर्श शब्द है, तो ऐसा लगता है देखने में कि यार मर्श कोई शब्द होता होगा क्या, लेकिन यहां पर आपकी विशेष जानकारी जरूरी है। मर्श क्योंकि एक शब्द है, अगर इसमें ए जोड़ेंगे तो ये एमर्श होता है, अगर आप इसमें वी जोड़ेंगे तो ये विमर्श होता है। इस तरह आपको पता चलेगा कि परा जुड़ने से शब्द बन जाएगा परामर्श, इसलिए यहां पर उपसर्ग नहीं है। क्लियर है। पर अलग करेंगे तो एमर्श निकलेगा,
ठीक है। लेकिन यहां पर परामर्श का मतलब होता है सलाह करना, तो यह मूल रूप से परा उपसर्ग है। परामर्श हालांकि करते दूसरों से, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पर यानी दूसरों से सलाह करना, परामर्श हो जाता है। ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल है, सरल है, पर नहीं है, इसमें परा उपसर्ग आएगा। और भी सवाल आएंगे इस तरह के उपसर्ग के। अभी इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये विवरण लिख दिया है, विकल्प है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसका मतलब एक गलत है, 3 सही है। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा में यह सवाल आया है। प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, और अभ्यास में ए उपसर्ग है। आप आंसर करें, सोचें। देखिए, अब जब तक इन शब्दों की मूल संरचना आपको पता नहीं होगी, तब तक इस तरह के प्रश्नों को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अब पर्याप्त बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, परि उपसर्ग दिया हुआ है, परि प्लस आप्त, ठीक है। प्रेरणा में प्रा प्लस ईरणा। अभी ईरणा शब्द कहां पढ़ेंगे आप, कहां पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पर आप जब बारीकी से थोड़ा सा, तो ऐसी डिमांड होती है कि आप इनको पढ़ेंगे ही। अध्यात्म में अधि प्लस आत्म, और अभ्यास में जो शब्द निकलेगा वो अभि प्लस आस। तो यहां पर ऐसे शब्दों को अब अलग करके एक को देखेंगे तो अभ्यास कोई शब्द थोड़ी होता है, तो पता चल गया कि भाई इसमें ए उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा, अभि उपसर्ग आएगा। बाकी सब में एकदम सही है ये। और यहां पर पर्याप्त में संधि हो रही है, यहां प्र प्लस ईरणा में ए बन रहा है, यहां भी संधि हो रही है। अध्यात्म में अधि प्लस आत्म में ई का यह हो रहा है, यहां भी यण संधि हो रही है। इसका मतलब ये तीनों संधि से बने हुए शब्द हैं, संयोग नहीं है, यहां पर संधि है, यहां भी संधि है अभि प्लस आस में, ठीक है। तो इस प्रकार चौथा इसका उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, पूछ रहा है। उपसर्ग से निर्मित, को ये शब्द उपसर्ग से निर्मित है, संगत विकल्प पूछ रहा है। एक उपसर्ग यहां पर सामने इन्होंने दिया हुआ है, देखो यहां सु उपसर्ग दिया है, यहां आ उपसर्ग दिया है, यहां प्र उपसर्ग दिया है, या नी, तीन शब्द इसके सामने लिखे हुए हैं। अब इतनी जल्दी से हम परीक्षा में इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, समस्या आती है। तो आपको एलिमिनेट राउंड करना है, आपको जो सबसे सरल जो उपसर्ग लग रहा है उससे बने हुए शब्दों को सबसे पहले आप देखेंगे, और एक गलत पे निशान लगाएंगे कि यार अपन को हटाना है, 4 विकल्पों में से चुनना नहीं है, पहले उनको हटाने की प्रक्रिया सीखनी है। आ जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आक्षेपित, आ प्लस क्षेप प्लस इत, आंगिक में आ प्लस गिंग, गिंग ये गलत लग रहा है। आ में अनुस्वार लग रहा है, इसका मतलब ये अलग तो कर ही नहीं सकते इसको, इसका मतलब आ उपसर्ग यहां नहीं है, तो ये तो विकल्प हट गया। ऐसे ही प्रति, ये प्र को देख लो, प्रगति तो ठीक दिख रहा है, प्र प्लस गति, यहाँ प्र प्लस तिबाद, तिबाद क्या होता है, इसका मतलब ये भी गलत है, प्रति उपसर्ग है, तो 2 तो एलिमिनेट कर दिए। ऐसे ही आप और भी देख लो, सु लग रहा है आपको, तो यहाँ देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पर ये एग्जैक्ट चेक करना है आपको। 2 एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे बारीकियां हो सकती हैं दोनों में। देखिए नी में स्नात जोड़ेंगे तो यहां पर नी प्लस स्नात से ये शब्द बन जाएगा, इसका मतलब नी उपसर्ग है। ये देखिए नी प्लस पक्ष से निष्पक्ष बनता है क्या, नी प्लस पक्ष से निष्पक्ष बनता है क्या, और निष्ठा में नी प्लस स्था से निष्ठा बनता है क्या, बस आपको ये देखना है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये निष्पक्ष शब्द में ये निही से बनेगा, इंपोर्टेंट और बहुत अच्छा बारीक शब्द है, या निही विसर्ग का षटकोण होगा पे आने से, है ना। कैपे में अगर आते हैं नी के विसर्ग के बाद में तो विसर्ग का षटकोण हो जाता है, ये संधि के नियमों में हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब इनको अच्छे से हमको चेक भी करना है। देखिए स्वल्प, स्वल्प का मतलब ये सु से बना या स्व से बना, अगर स्व से बनाएंगे तो ले और पे शब्द निकलेगा जो कि शब्द नहीं है, तो ये सु प्लस अल्प तो यहां बनेगा। ये सौहार्द बहुत अच्छा शब्द है, इसको मैं यहां बना देता हूं। ये देखिए सु प्लस रिद प्लस ए प्रत्यय, जब इसमें हम जोड़ेंगे तब ये बनेगा, रिद जोड़ने से, रिद में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो हार्द बनेगा, सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौहार्द बन जाएगा, ये सही है। और सुषुप्त में सु प्लस सुप्त से बना है, इसका मतलब यहां पर भी संधि हो रही है क्योंकि वर्ण परिवर्तन हो रहा है, ये भी सही है। इसलिए हमारा विकल्प रहेगा
एक। बहुत अच्छा प्रश्न है, कठिन शब्द इसमें दिए हुए हैं, आसान नहीं है। यहाँ संधि के नियमों की जानकारी और शब्दों की जानकारी होना स्वाभाविक है, जरूरी है। छठा प्रश्न, निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? आपको गलत विकल्प, अनुचित विकल्प यहां पर देखना है। अग्निशमन अधिकारी 2022 में एक परीक्षा हुई है, सहायक अग्निशमन अधिकारी, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहां देखिए, समारोह, नैमित्तिक, वैरूप्य और अनुपाय, 4 शब्द लिखे हुए, उनके सामने कुछ विवरण लिखा हुआ है। गलत विकल्प छांटना है। समारोह में सम प्लस आ उपसर्ग से निर्मित है, नैमित्तिक में एक प्रत्यय से निर्मित है, वैरूप्य में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से निर्मित है, या अनुपाय केवल अन उपसर्ग से निर्मित है। ऐसे सवालों में गलत चीज को पकड़ने की कोशिश आप करेंगे कि गलत को पहले हटा दें, पर क्योंकि इसमें अनुचित विकल्प पूछ रहा है तो 3 सही होंगे। यहां पर आपको गलत दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सही को भी एक बार टिक करके साइड कर सकते हैं। जैसे मुझे नैमित्तिक में एक प्रत्यय आराम से दिख रहा है, इसका मतलब ये तो सही है भाई एक प्रत्यय, इसलिए ये उत्तर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यह समारोह में सम प्लस आ प्लस रूह करूंगा तो समारोह बन जाएगा, इसका मतलब यहां भी मुझे ये विकल्प सही दिख रहा है। अब वैरूप्य और अनुपाय में दिक्कत हो रही है, तो यहां मैं देखूंगा अनुपाय में अन उपसर्ग बता रहा है, तो इसमें अनुपाय केवल अन उपसर्ग से निर्मित है। तो यहां पर जब मैं इस शब्द को देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा, यहां अन, इसको उपसर्ग निकाल दिया, प्लस ऐसे में करूंगा अन, तो यहां से क्या निकल रहा है, कुछ ऐसा उ की मात्रा निकल तो रही है, पर मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय है ये, मुझे यहां पर ये देखना पड़ेगा कि यहां पर ये देखिए, ये उपाय संस्कृत का तत्सम शब्द, और ये अन जो उपसर्ग है ये बिना हलंत का केवल हिंदी में आता है, और ये तत्सम कैसे गलत होगा। इसका मतलब यहां भी अगर ए और ऊ को मिलाएंगे तो संधि के हिसाब से क्या बनना चाहिए, ओ, या तो अनु ऊ बन रहा है। इसका मतलब यहां पर बिना हलंत का, यानी हलंत वाला नहीं आएगा, अन, अन का मतलब होता है बिना या रहित, इसका मतलब यहां पर गड़बड़ है। अनुपाय में अन प्लस उपाय से अनुपाय जिसका कोई उपाय ना हो, ये शब्द बनेगा। तो वैरूपी को भी चेक कर लेते हैं, वैरूप में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ रहा है, तो देखिए वी प्लस रूप प्लस यह जब जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा वैरूप, इसका मतलब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ये 4 उत्तर इसका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बारीक जानकारी उपसर्ग के बारे में अगर आपको है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, चलिए अब देखिए 7वें प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित शब्द ये पूछ रहा है, तो उपसर्ग रहित शब्द में हम आस्था, आहत, आस्तिक और आपदा, ऐसे 4 विकल्प हम देखते हैं। तो ऐसा उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो बच्चे क्या करते हैं, जब चीजें नहीं आती तो वो सबसे छोटा जो शब्द दिखता है उसको टिक कर देते हैं कि यार छोटे से शब्द में कहां से वो उपसर्ग निकालेगा। तो हम लोग जैसे आ प्लस स्था, आ प्लस हत, क्योंकि अगर अपन उपसर्ग की बात करें तो सब में मुझे आ ही नजर आ रहा है यहां तो, ठीक है। अब आ से केवल यही उपसर्ग शुरू होता है, या फिर ए और अन बनते हैं, बस ये है ना। अपी अभी तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, ये अप उपसर्ग भी होता है, तो यहां आ दे रखा है। लेकिन तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आ और आ सब में से आ उपसर्ग देखना है। तो आ प्लस स्था, आ प्लस हत, यहां आ प्लस क्या निकालोगे आप, स्तिक, और आ प्लस पदा। अब देखिए ऐसे शब्दों में जहां हत शब्द दिखता है सही है, इसका मतलब ये विकल्प मतलब ये गलत है। आ प्लस स्था में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर मैं बता दूं आपको स्था शब्द है तो आस्था बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी इसमें भी आ उपसर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सही है। अब आस्तिक और आपदा में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, तो आ प्लस पदा, ये आपद शब्द होता है, एक आपद, ठीक है, आपद। ये पदा कैसे हुआ, ये आपदा शब्द जो है इसमें भी आ जो है उपसर्ग माना गया है, आ प्लस पदा करेंगे। लेकिन यह आस्तिक में स्तिक कोई शब्द नहीं होता है। ये आस्तिक कैसे बना, ये बना अस्ति प्लस इक से बना, इसमें केवल प्रत्यय है आस्तिक, और जब इसमें नए उपसर्ग जोड़ेंगे तब बनेगा नास्तिक। नए अस्ति और इक, तब बनेगा नास्तिक। इसका मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है, तो आपका जो उत्तर होगा इसमें तीसरा ये आस्तिक है, जिसमें उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अगला प्रश्न 8वां क्या कह रहा है प्रश्न,
निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यहां उपसर्ग रहित शब्द देखना है। देखिए परा, अद्य, परास्त, अद्यतन, व्याधि और प्रत्येक, ये तो बता ही दिया है। उपसर्ग रहित देखना है तो प्रति उपसर्ग देखा ही था, प्रति प्लस एक इसमें तो हमने, तो इसलिए इसमें उपसर्ग है। व्याधि में भी आपको पता है वी प्लस आधि, ठीक है, उपसर्ग है, तो ये दोनों उत्तर में नहीं आएंगे। अब बात आती है इनमें परास्त और इनमें, तो देखिए परा में आपको पर प्लस अस्त करना है या परा प्लस स्ते करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है, पर मैं आपको बता दूं परा प्लस स्ते से ये शब्द बन जाएगा, ठीक है, परा प्लस स्ते से ये शब्द बन जाएगा। तो यहां पर परा उपसर्ग है और ये अद्यतन में, क्योंकि ये अद्य प्लस तन बनेगा, इसलिए इनमें ये उपसर्ग है ही नहीं, इसलिए एक शब्द है अद्यतन जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्लियर है? 8वां, 9वें प्रश्न में किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आजकल इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से में एक उपसर्ग है और कौन से में दो उपसर्ग है। तो आप देखिए एक किस शब्द में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? पीएसआई परीक्षा 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में पूछा गया है। सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक और अभिभावक। कई बार हम ज्यादा बड़े शब्दों को देखते हैं कि यार इसमें तो एक से ज्यादा होगा, छोटे वाले को आंसर कर आते हैं बिना देखे, तो यहां मुझे सबसे छोटा सुप्रसिद्ध लग रहा है, पहले इसी को चेक करते हैं। सु यानी अच्छी तरह से जो प्रसिद्ध होता है, लेकिन प्र भी यहां पर उपसर्ग है और जो शब्द बनेगा वो बनेगा सिद्ध। प्रतिनियुक्ति में प्रति तो दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से, और नियुक्ति में भी नी धन युक्ति निकल जाएगा। पर्यवेक्षक में परि प्लस अव प्लस इक्षक, ये तीन शब्द बनेंगे, दो उपसर्ग है यहाँ पे भी दो उपसर्ग थे, यहां भी दो है। अब तो यही बचा अभिभावक, तो देखिए अभिभावक में अभी प्लस भावक शब्द बनेगा, इसलिए यहां पर एक उपसर्ग वाला पूछा है, उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 4 शब्द दिए हुए, पूछ रहे कौन से में उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना है लाचार, लालसा, लावारिस, लापता। मुझे अब ला उपसर्ग की जानकारी वाले शब्द अगर आपको पता है तो आराम से यहां पे छांट लोगे, क्योंकि ला उपसर्ग जो है वो कैसा है? विदेशी उपसर्ग है। ये अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होता है। तो यह ला को अलग करेंगे, वारिस, वारिस का मतलब होता है एक तरह से अपना मतलब उम्मीदवार, कोई संपत्ति का जो वारिस होता है, तो ला बिना वारिस, जिसका कोई वारिस नहीं हो, जिसका कोई पैतृक, कोई एक तरह से कोई उसका पिता नहीं हो, वारिस नहीं हो कोई, तो ये लावारिस हो गया बिना उसके। लापता, जिसका कोई पता नहीं हो। लालसा में लालसा ये नहीं बनता, लाचार हो सकता है। तो लालसा शब्द ऐसा है जो कि तत्सम शब्द है, इसलिए आपको ऐसे शब्दों की थोड़ी सी जानकारी से पता चल जाएगा कि ये तत्सम शब्द है, इसमें ला उपसर्ग नहीं है। 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या उत्तर इसका होगा कि इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से शब्दों में हुआ है। देखिए अप्रत्याशित बहुत ही अच्छा शब्द है। एलिमिनेशन राउंड करेंगे क्योंकि हमको परीक्षा में टाइम सही भी करना है और कम समय में भी करना है, तरीका एक ही है। तो सबसे पहले आप ऐसे शब्दों को छांट लें जहां केवल उपसर्ग हो या केवल प्रत्यय हो। देखिए ऐसे शब्दों में सबसे पहले नजर मेरी तो यहां जा रही है घुमक्कड़, तो घूमना क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय से बना है। घूमना क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय से, इसका मतलब यहां पे मुस्कुराना में आहट, मुस्कुराहट, तो इसमें आहट प्रत्यय से बना है, इसका मतलब उपसर्ग है ही नहीं, तो ये विकल्प नहीं है। बाकी की चीजों पे जाओ, हमें एक ही शब्द देखना है, यहां तो मैंने 2 बता दिए। ऐसे ही आप कोई भी एक शब्द पकड़ लो, जैसे करणीय दिख रहा है मुझे, करण प्लस ई है, इसमें केवल करण प्लस ई में केवल और केवल एक ही प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये भी हट जाएगा। हालांकि ए, प्रति, आशा और इत यहां पर सब मिल जाएगा आपको। अप्रत्याशित में ए, प्रति, आशा प्लस इत पर, क्योंकि हमें करणीय को देख करके इसको हटाना है। अब बचे ये 2, तो इनमें देखो अत्याचार में क्या दिख रहा है आपको? अति प्लस आचार, तो इसलिए उपसर्ग है और 4 शब्द दिया हुआ है एक। अब देखिए 4 शब्द जो है वो प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहां भी गोला लग जाएगा। 3 हट गए,
एक ही शब्द बचा, परिपूर्णता में परि उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, कोई दिक्कत नहीं है। अधार्मिक में अ उपसर्ग है और इक प्रत्यय आ जाएगा यहां पर। इसका मतलब आपका विकल्प हुआ इसमें 2 नंबर। इस तरह के सवाल परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? एक शब्द दिया हुआ है उपसर्ग रहित पूछा है, आ उपसर्ग के शब्दों को आप पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। आसन, आकार, आनंद, आरोह। तो यहाँ पर आ प्लस सन आकार, और देखो कार शब्द अलग से आपने पढ़ा होगा, नंद शब्द भी अलग से पढ़ा होगा, आरोहण हमने पढ़ा था उसमें रूह से बनाया आरोह, तो ये भी एक तरह से आ उपसर्ग है। तो आसन में आ प्लस सन कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर आसन आपका उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग ऑब्लिक लग रहा है, ऐसे उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि आपको इन चारों शब्दों में से ऐसा ही विकल्प छांटना है जहां पर उपसर्ग या तो उपसर्ग या प्रत्यय कोई एक नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा शब्द है कोई इसमें जिसमें उपसर्ग हुआ है, वो उत्तर नहीं होगा। केवल प्रत्यय वाला भी उत्तर नहीं होगा, हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें ना तो उपसर्ग हो ना प्रत्यय हो। देखिए दरिंदा, बेवकूफ, बेलचा, मशालची। मशालची में ची प्रत्यय है केवल, ठीक है, तो यहां प्रत्यय वाला हो गया, तो ये उत्तर नहीं है क्योंकि हमें उपसर्ग या प्रत्यय में से एक चाहिए। बेवकूफ में दिख रहा है स्पष्ट बे उपसर्ग है इसमें, है ना, बे उपसर्ग हो गया इसमें। ये ची तो क्या है, प्रत्यय, बे क्या है, उपसर्ग है। अब दरिंदा में इंदा, दरिंदा शब्द है जो इंदा प्रत्यय से बना है, तो इसका मतलब बाकी के इन तीनों शब्दों में कुछ ना कुछ है। बेलचा शब्द में बे ना तो उपसर्ग है और चा प्रत्यय भी नहीं है, पूरा शब्द है बेलचा, तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14वां, इस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। आप उत्तर देने की कोशिश करिए कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द खूब पूछे गए हैं, असिस्टेंट फायर ऑफिसर की परीक्षा में 2019 में पूछा गया है। देखिए विशिष्टता, प्राथमिकता, वैश्विकता, नैतिकता, कितने बड़े बड़े शब्द दिख रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जिन बच्चों को पता नहीं है ना, वो क्या करते, सबसे बड़ा जो दिखता है उसी को आंसर कर आते हैं। प्राथमिकता बहुत बड़ा दिख रहा है, इतने बड़े शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय होना चाहिए दोनों, ऐसा उनकी सोच होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इसी को ही देख लेते हैं। प्राथमिकता में जो शब्द बनेगा, प्रथम प्लस एक धनता, 2 प्रत्यय हैं इसमें, इसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए ये वैश्विकता में विश्व से बना है, विश्व धन एक से बन जाएगा वैश्विक, और ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैश्विकता। ऐसी नैतिकता बन जाएगा नीति प्लस एक से नैतिक बन जाएगा, और ता प्रत्यय जोड़ने से देखो इनमें इक और ता प्रत्यय लगे हुए, उपसर्ग किसी में ही नहीं है। हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चाहिए, इसको जरा चेक करते हैं। वी तो दिख ही रहा है, शिष्ट भी दिख रहा है एकदम अलग से, ये तो देखते ही पता चल गया, इतना जाने की आगे जरूरत ही नहीं थी। वी प्लस शिष्ट प्लस ता, क्योंकि शिष्ट अपने आप में एक शब्द है, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग केवल इसी विकल्प में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न, इसी शब्द में, किस शब्द में, किसी नहीं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ, सेम वैसा ही सवाल है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय वाला शब्द ढूंढना है। व्यवस्थित, कुटिलता, साक्षर, ऐतिहासिक। सबसे बड़ा, सबसे पहले देख लेते हैं ऐतिहासिक में क्या कह रहा है ये। इतिहास में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ऐतिहासिक, इसका मतलब इसमें प्रत्यय है, हमको उपसर्ग प्रत्यय दोनों चाहिए। साक्षर में से धन ए प्लस क्षर, इससे बनेगा दोनों प्रत्यय हैं, ओ सॉरी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। कुटिलता में कुटिल धन ता प्रत्यय है, केवल प्रत्यय है, इसका मतलब ये तीनों ही आंसर नहीं है। आंसर ये होना चाहिए, चेक कर लेते हैं जरा क्या कह रहा है आंसर। व्यवस्थित में देखिए क्या कह रहा है ये, व्यवस्थित में वी प्लस अव प्लस स्थित, और स्थित को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, स्थ, क्योंकि मैंने बताया ये शब्द है और इत प्रत्यय है इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बच्चे स्थित को एक शब्द मान लेते हैं, उनको लगता है इसमें प्रत्यय नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि वी और अब इसमें उपसर्ग है व्यवस्थित में, और इत प्रत्यय इसमें है, मूल शब्द निकलेगा इसमें स्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न पढ़ के आप उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है। 16वां, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय
दोनों वही सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। पटवार में आया है 2021 की परीक्षा में, अच्छे यानी एसआई में जो पीएसआई का एग्जाम होता है उसकी हिंदी और पटवार वाली हिंदी, मतलब स्तरीय हिंदी आती है पीएसआई वाली सबसे, क्योंकि हिंदी मेन है उस एग्जाम में। तो पीएसआई के और पटवार के अच्छे प्रश्न होते हैं। पटवार को आरएसएसएम भी बनाती है पेपर, तो अच्छे पेपर होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किसमें हुआ है? देखिए चुगलखोर, इसमें मुझे केवल प्रत्यय दिख रहा है। पत्थर प्लस ईला, इसका मतलब ये विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए भर और पूर दो ही शब्द है, कु प्लस रूप दो ही शब्द है, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल उपसर्ग है कु, इसमें भर अव्यय है। तो वैसे हिंदी का भी है ये भरपूर, पूरा पूरा भरपूर मतलब, तो भर एक तरह से हिंदी का शब्द भी हो गया, भरपेट भरपूर है ना, तो ये भी उत्तर नहीं है। अन प्लस सुनी, देखो यहां भी पागल प्लस पन, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, तत्सम शब्दों की तरफ जाएंगे। बड़े बड़े भी शब्द दिख रहे हैं, दुस्साहस में दू देखो दिख रहा है, दू निकाल दोगे या तो ये वाला या निकालोगे आप दुस, ठीक है। मूल शब्द हो गया साहस और प्रत्यय हो गया इसमें एक, क्लियर है। तो इसमें उपसर्ग भी हो गया और प्रत्यय भी हो गया, ये तो हो गया क्या उपसर्ग और ये हो गया इसमें प्रत्यय। और इस वाले शब्द को भी जरा देख ले, अनुशासनिक में अनु बन रहा है, शासन शब्द बन रहा है और एक प्रत्यय बन रहा है, इसका मतलब यहां भी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आपका उत्तर यही होगा 2 नंबर, यहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, क्लियर। चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों सेम हुई? पटवार 2021 में एक जैसे सवाल आए। देखिए ये अद प्लस खिला, अन प्लस पढ़, उपसर्ग प्रत्यय दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि केवल इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा कई बार बहुत सारे शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से भी बनते हैं, जैसे अन्वय, अन्वय जो शब्द बनता है ना, अनु उपसर्ग है, अनु प्लस आय प्रत्यय है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को भी आपको देखना है, उपसर्ग और प्रत्यय से ही शब्दों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है प्रतिकार, तो प्रति उपसर्ग है और कार प्रत्यय, कलाकार प्रत्यय की तरह काम आता है, करना धातु है पर प्रत्यय की तरह भी काम आता है, तो ये इनको भी ध्यान रखना है। अध प्लस खिला, अध खिला अनपढ़, अंतःकरणीय अकथनीय, देखो यहां दिख रहा है मुझे स्पष्ट कुछ। बही प्लस गमन प्रत्यय नहीं है, अधि प्लस आत्म उपसर्गी उपसर्ग है, इन दोनों में तो उपसर्गी उपसर्ग है, ठीक है। बही उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, पुरा उपसर्ग है, अधय उपसर्ग है, तो यहाँ प्रत्यय नहीं है, इनमें उपसर्ग है। यहां पर भी उपसर्ग है, यहां पर भी उपसर्ग है, इनमें प्रत्यय है ही नहीं। ये जो सवाल है यहां पर हम देखेंगे इसको, ये अंतःकरण में अंतः तो हो गया उपसर्ग और प्रत्यय हो गया करणीय का ईय, तो देखिए यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। इस वाले में ए हो गया उपसर्ग और ईय, कथनीय का ईय हो गया प्रत्यय, इसका मतलब 2 नंबर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, चलिए देख रहे हैं आप, प्रश्न नंबर 18 पटवार 2021 सेम सवाल, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्दों को चाटना है। तरीका वही है, आपको बस शक्ल देखनी है। मैंने आपको हर बार मैंने यही बोल रहा हूं आपको कि उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ते समय सबसे पहली प्राथमिकता यानी सबसे जरूरी काम जो है वो ये है कि आपको उपसर्ग और प्रत्ययों को एक बार पूरा ढंग से यूं पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन से शब्द है जो उपसर्ग है शब्दांश और कौन कौन से शब्दांश है जो प्रत्यय की तरफ प्रयुक्त होते हैं, ताकि एक छवि बन जाए उनकी कि यहां से ये निकल सकता है, ठीक है। आ प्लस बाल प्लस वृद्ध, अब कई बच्चे कहेंगे सब 3 शब्द आ रहे हैं, आ बाल वृद्ध आ रहा है, पर वृद्ध शब्द प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखना है। अपकीर्ति में अप उपसर्ग तो है, कीर्ति प्रत्यय नहीं है, शब्द है, इसलिए दोनों चाहिए हमें तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये विकल्प गलत हो गया। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ससुराल में आल प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, ये भी विकल्प हट गया। अलौकिकता में ता प्रत्यय दिख ही रहा है, अलौकिक में अ उपसर्ग दिख रहा है, ये तो सही है। प्रशासनिक में प्र उपसर्ग आ गया और एक प्रत्यय, देखो ये मिल गया आंसर, आंसर आपको यही मिल गया। इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। अनुकरणीय में अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द हो गया और ये यहां तो है, इसको जरा चेक करते हैं। निश्चल में क्या है, निहि धन चल, ये देखिए यहां पर प्रत्यय नहीं है, केवल उपसर्ग, इसलिए ये भी विकल्प डिलीट हो गया। आंसर होगा 3 नंबर, क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, वही सेम वही उसी तरह का प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द छाटने, पटवार 2021 का प्रश्न है। सेम वही तरीका, उन प्लस 30, वर्त प्लस मान, बुल प्लस अक्कड़, हंसोड़ा ओड़ा,
फिल प्लस हाल, अधिक प्लस कचरा, सुभाषिक और अभिमानी। देखिए यहां पर इसको क्रॉस कर दो क्योंकि भुलक्कड़ में केवल अक्कड़ प्रत्यय, इसमें ओड़ा प्रत्यय है, ठीक है। 29 में केवल उपसर्ग है, वर्तमान में मान एक तरह से प्रत्यय भी है, पर फिर भी मूल मान प्रत्यय, वान और मान ये प्रत्यय में प्रयुक्त होते हैं, उपसर्ग नहीं है लेकिन इसमें मान और वान, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय प्रत्यय। फिलहाल में ये फिलहाल जो शब्द है विदेशी भाषा का है, और अधिक कचरा में अध उपसर्ग आ गया, और सुभाषिक में यहाँ पर सु उपसर्ग आ गया और एक प्रत्यय आ गया, यहां तो निकल रहा है उपसर्ग प्रत्यय। अभिमानी में अभी उपसर्ग आ गया, और मानी में बड़ी की मात्रा जो है वो प्रत्यय है, इसलिए उत्तर हो गया आपका 4। सुभाषिक और अभिमानी दो ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आज का अंतिम प्रश्न, 20 प्रश्न करेंगे आज हम। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? पीएसआई 2021 में आया है, 15 सितंबर 2021 को एग्जाम हुई थी। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? देखिए विद्वत्ता, कुसुमित, आर्थिक और आधिपत्य। बहुत अच्छा सवाल है। उपसर्ग और प्रत्यय छांटने के लिए तरीका वही रहेगा कि आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए पहले कुसुमित, ऐसा लग रहा है कु उपसर्ग है क्या और इत प्रत्यय है क्या? जल्दबाजी में बच्चे इसको टिक कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है पहले तो कु को पढ़ लेंगे वो अलग से, कु और सुमित, हाँ भाई नाम अलग है, फिर इत को भी पढ़ लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुसुमित कुसुम से बना है, इत प्रत्यय लगा करके, इंपोर्टेंट है, इसलिए इसमें केवल प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। आर्थिक में अर्थ में एक प्रत्यय लगा है। ये विद्वत्ता में विद्वत, ये विद्वत्ता, इसमें ता प्रत्यय है, ठीक है। ये आधिपत्य जो शब्द है उसमें बहुत अच्छा शब्द है, ये आ उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। इसमें अधि प्लस पति प्लस ये बनेगा। इसका मूल शब्द है पति, अधिपति से बन जाए, अधि अधि और पति मिलके बन जाएगा अधिपति, और जब इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा आधिपत्य। क्लियर है? तो यहां पर अधि तो हो गया उपसर्ग और यह हो गया प्रत्यय। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास हमारी हो गई है पूरी। 20 प्रश्न यहाँ पे हमने किए हैं। तो एक बार आप तरीका यहाँ पर देख लेंगे कि उपसर्गों को कैसे हल किया जाता है, और अब रेगुलर हम लोग क्लास लेंगे। ठीक हो गई है आवाज इसमें, तो कल हम मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।